लगता। आप अगर हम प्यार का नाम देते हैं तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग आती मैं है? बहुत ही एक्साइट हो जाती हूँ और बचपन की याद आने लगती है, मिलने का मन करने लगता है। थैंक यू। दिन भर कर बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजो कल मन की दहलीजों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आज कल अब मैं हूँ तू आसमां है पास है तू पर कहाँ है जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू I love you I love धीमे धीमे इंसान की जिंदगी बेकार कर देता है। अफेयर और प्यार में क्या आप समझते हैं? क्या चीज? लव और अफेयर में क्या समझते हैं? लव एक धोखा है और जो है अफेयर कुछ दिनों तक चलना चाहिए, टाइम पास और क्या। बोले दरिया है कोई माने सहरा है कोई बोले दरिया है कोई माने सहरा है कोई सोने सा तोले रे कोई माटी सा बोले रे कोई बोले के चांदी का है चूरा होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। सुवन जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं रेजिडेंसी में? मैम हम लोग यहाँ अक्सर क्लास बंक करके घूमने आते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करते हैं। क्लास गोल करके आते हैं या फिर ऐसी? क्लास बंक करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो हम लोग सब क्लास बंक करके हमेशा आते हैं। ओके। आप कुछ प्यार के बारे में, आपने कोई प्यार किया है? जब मैम खाली अभी तक एक ही बार प्यार किया और एक ही लड़की से अभी तक चल रहा है। तो आप उसके बारे में, एहसास के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप? प्यार एक एहसास है, प्यार ना हो तो पूरी लाइफ बेकार। प्यार के द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनकी फीलिंग को जान सकते हैं। आप कितना प्यार करते हो, कब कब मिलते हो? मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा उसको प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके। आप मिलते भी हो आप लोग आपस में? यस मैम, वो मेरे गांव की है, जब हम लोग जाते हैं तो अक्सर मिलते हैं। ये प्यार आपका कितना पुराना है? मैम प्यार को हमारे हो गया 4 साल। अच्छा, आज के प्यार में और कुछ ऐसे होता नहीं ना, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं? थोड़ा सा एहसास, क्या रियलिटी दिखती है? मैम आजकल के लड़के लोगों का प्यार क्या है, 4 दिन किया, सब कुछ किया, छोड़ दिया लड़की को। हम पुराने ज़माने क्या भीड़ रानिया पिंडी, ऐसे हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन मैम थैंक यू। इलाहाबाद। आपकी लव मैरिज है या अरेंज? ये लव कम अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। लव कम अरेंज मैरिज है, फुल्ली ना लव मैरिज है ना अरेंज। मतलब एक तरह से देखें तो ये लव मैरिज ही कही जाएगी, मगर फैमिली का थोड़ा सपोर्ट रहा है इसलिए वो अरेंज में कन्वर्ट हुआ है। आपकी शादी में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या आप शेयर करेंगे थोड़ा सा? हम लोग की शादी में तो बहुत ही सारी मुश्किलें थी। फैमिली तैयार नहीं थी, मायके की फैमिली तैयार नहीं थी। पहले तो ससुराल वालों ने बहुत हल्ला मचाया, नहीं करना है शादी, नहीं करना है। किसी तरीके से 3 महीने के संघर्ष के बाद ससुराल वाले तो फिर तैयार हो गए, लेकिन मायके वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम शादी करेंगे। और उन्होंने कह दिया कि मेरे घर नहीं आ सकती हो और मेरा रिश्ता तुमसे ख़त्म हो जाएगा अगर तुम ये शादी करोगी। बहुत सारे संघर्ष किए, 2 महीने तक ऐसी मतलब इंतज़ार कि अब तैयार होते हैं, अब कॉल वापस आएगी, लेकिन कोई कॉल वापस नहीं आई। और फिर हमने इंतज़ार 2 महीने के बाद मई में हमने उनसे बात किया था मायके वालों से, फिर जुलाई में हमने शादी कर ली। तो मायके वाले तो नहीं तैयार हुए, ना ही आए, लेकिन ससुराल से फिर ससुराल की फैमिली, हमारी खाली सास ससुर और
देवर नंद नंदू और बाकी उनकी कोई फैमिली नहीं थी। तो लोग आए क्या, हमने आर्य समाज से शादी की थी, तो एक जैसे होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी थी, उनका ना कोई रोल था ना वो मतलब किस तरीके से कहें कि हाँ उन्होंने अपनी हाजिरी दी लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया शादी में। तो आपको उस टाइम डर नहीं लगा कि कोई तैयार नहीं है लेकिन हम शादी हो मतलब बहुत ही दिक्कतों के बाद सब तैयार हुए फिर आपकी शादी, तो आपको कैसा लगा? एक तो मतलब डर क्या उसको कहेंगे कि बहुत बड़ा सपोर्ट था हमको माधवी दी का, कि माधवी दी ने बहुत मतलब हिम्मत एक दिलाई सब कुछ, और वो साथ थी तो काफ़ी हिम्मत थी उस तरीके से। लेकिन हाँ ये था कि कुछ चीज़ें हम दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे आर्य समाज से शादी हुई, हम बहुत समय से संस्था में काम करते होती हैं, उनमें थोड़ा हमें बहुत डर जैसा लग रहा था कि हम उन चीज़ों को अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो सास होंगी तो फिर वो कहेंगी कि अभी से इनका ये नाटक शुरू। तो मैं पहले से बहुत घबरा रही के करीब, मुझे इतनी अंदर से घबराहट कि इस रात को उसके एक दिन पहले हमारा मेहंदी का रस्म था, वो जितना रो मुझे दीदी चुप कराएं, फिर दीप्ता दीदी चुप कराएं, फिर इन लोग को कहा दीदी ने कि तुम इनको ऊपर लेके, मतलब मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सामान लेके ब्यूटी पार्लर ऊपर जाके कैसे जाऊं। तो फिर मुझे बहुत दीदी लोग कहें कि क्यों घबरा रही है, मैंने कहा मेरी घबराहट पता नहीं अब क्यों बढ़ती जा रही है। फिर दीप्ता दीदी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारी तो क्या घबराहट है। तब हमने उनको धीरे से कहा कि दीदी मैं इतनी आज़ाद रही हूँ अभी तक और खुलापन और काम करना, अब मुझे जो घबराहट हो रही कि मैं उन बंधनों में कैसे बंधूंगी जो अब शादी के बाद एक बंध जाना होता है। फिर उन्होंने बहुत मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अभी तुम कम एज वाली नहीं कि तुम्हें इतनी घबराहट हो, इतनी कम एज नहीं कि तुम घबराने वाली हो, तुम सक्षम हो उन चीज़ों को मैनेज कर लोगी और ना तुम्हें हर दिन वहाँ रहना पड़ेगा। तो बहुत कुछ मुझे उस समय बहुत ही ज़्यादा घबराहट हुई, मुझे लग रहा था कि हाय अब हम क्या करने जा रहे हैं। सर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम उस तरह से कुछ नहीं, फैमिली को ही कन्विंस करने की दिक्कत थी। फैमिली को जब पता चला जनवरी में कि हमने एक निर्णय लिया हुआ है, पहले तो हमने डिसीजन सुनाया था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, हम शादी नहीं करना चाहते, हम दोनों इतने सालों से साथ रहते चले आ रहे हैं। तो हमारा एक निर्णय ये था कि हम शादी नहीं करेंगे, मगर शादी जैसे रिश्तों में ही हम घर के अंदर एक साथ रहेंगे, एक ही छत के नीचे। तो उस पर उनको ऑब्जेक्शन आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर 2 महीने तक बातचीत नहीं हुई, बोलचाल बंद हो गई बिल्कुल से, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। होली के बाद अचानक 1-2 फ़ोन आए, उसमें भी टेंशन भरी कॉल थी। फिर जून पे मुझको चित्रकूट बुलाया गया, चित्रकूट गया। चित्रकूट जाने के बाद वहाँ बहन बहनोई मेरे आए हुए थे, उन लोगों के माध्यम से फिर बात हुई, तब उन्होंने शादी के लिए हामी भरी कि ठीक है हम शादी के लिए तैयार हैं और डेट निकाल लो, जो डेट बताओगे हम उस डेट को पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने आके सिर्फ अपनी, जैसे मैस्ट्री ने बताया कि अटेंडेंस उन्होंने लगाई है, अटेंडेंस ही थी उनकी, क्योंकि उनका आना और ना उनको कोई खर्चे से मतलब ना उनको किसी व्यवस्था से मतलब, उन्होंने अपनी अटेंडेंस पूरी की और इस तरह से शादी हुई। शादी के बाद हमको जो एक डर था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बुलाएगी नहीं, बात नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तब तक आपको अपने घर नहीं बुला सकते जब तक हम अपने छोटे बेटे की शादी नहीं कर लेंगे। मगर उन सब के बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम घर भी हुए आए, धीरे धीरे माहौल सही होने लगा। तो अब तो आपके घर का माहौल अच्छा है, तो आपको अब तो खुशी मिलती होगी, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक पक्ष से अगर देखें तो हम थोड़ा सा खुश नज़र आते हैं कि एक पक्ष ने हमको एक्सेप्ट किया है, मगर अभी भी मन में उलझन और टेंशन ये है हमारे कि हमारा जो दूसरा परिवार है, जो मैस्री के भाई भाभी का अपना, जो जिनके साथ मैस्री ने पिछले 25 साल गुजारे हैं, 30 साल जब से मैस्री अपने होश में आई है और काम की दुनिया में घुसी है, तो अपने भाई भाभी के साथ ही रही है, पली बढ़ी है, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया। तो एक तरह से माँ बाप का फ़र्ज भाई भाभीयों ने ही पूरा किया था। खासतौर से 2 भाइयों से ज़्यादा क्लोज थी, उन दोनों भाइयों के साथ आज की तारीख में कोई किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। संबंध क्या, वो भी अपनी गुस्सा में है कि आपने निर्णय लिया, उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो मन में अभी टेंशन है कि जब तक उनके साथ हम नहीं एक हो जाते और वो हमको नहीं एक्सेप्ट कर लेते, हमसे बोलचाल नहीं शुरू हो जाती, तब तक उन संघर्षों को हमारे साथ वो संघर्ष जारी है ही, और देखते हैं ऊपर वाला कब तक इन संघर्षों को संघर्ष के रूप में रखेगा, कब मिलते हैं। हाँ, क्या कभी कभी होता है कितनी मुश्किलें आती हैं और कभी अच्छे पल बीतते हैं, तो क्या कुछ ऐसा पल है जो आप हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो बहुत यादगार आप लोग के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आप दोनों के लिए रहा हो? हाँ ज़रूर बताएंगे। असल में हम दोनों लोग वनांगई में काम करते थे
और वनांगना में काम करने के सफ़र में एक यात्रा निकाली थी संदीप पांडे ने सांप्रदायिकता पे, जो चित्रकूट से लेके अयोध्या तक वो यात्रा थी। और उस बीच हम दोनों को उस यात्रा में भेजा गया, पद यात्रा में। तो हम लोग लगभग 15 दिन साथ में थे और उन्हीं 15 दिन में हम लोग का धीरे धीरे, मतलब जब मैं पैदल चलती थी बहुत 30 किलोमीटर जून में वो पद यात्रा थी, और जब हम चलते थे तो वो छाले टाइप के हमारे पड़ जाते थे। तो जब मेरे छाले पड़ते थे तो पुनीत वो बैंडेड लाते थे लगाने के लिए और बहुत ध्यान रखते थे। आम का सीज़न था, मुझे आम पसंद थे, पुनीत आम लेके मुझे खिलाए, बैंडेड लगाए, और मतलब बहुत ध्यान देने लगे। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों एक लगा कि हाँ, एक जो हमेशा मैं बहुत समय से टेंशन में रहती थी, एकल थी, मुझे लगा कि कोई प्यार देने वाला है, मेरा ध्यान देने वाला। और धीरे धीरे मैं, जबकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी पहले, जब मैं शुरू में संस्था गई और किसी का जान जाती थी कि उससे प्यार है, तो मैं उस व्यक्ति से चिढ़ने लगती थी कि ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन फिर मुझे उसमें इतना अच्छा लगने लगा कि मैं भी पुनीत की तरफ झुकने लगी। धीरे 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 हमारा प्यार वहीं से शुरू हुआ। बैंडेज काम कर गया, वो बैंडेज काम किया, आप काम किए, और उसके बाद जब हम संस्था लौटे तो डर, जैसे जैसा लास्ट हो रहा था तो अब डर भी रही थी कि हाँ संस्था जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्था का रूल है कि जो प्यार करने वाली जोड़े हैं वो संस्था में एक साथ काम नहीं कर सकते। तो अब टेंशन इस बात का, तो नौकरी का सवाल था कि अब एक की तो नौकरी जाएगी अगर संस्था में उजागर हो गया ये। तो बहुत दिन हम लोग छुपाए रहे। पुनीत ने हमसे कहा कि तुम बताओगी नहीं, हम लोग छुपाए रहेंगे। तो मैं पुनीत से कहूँ कि कब तक छुप सकता है, टेंशन भी होता था। जब गए तो जो लोग पदयात्रा में थे उसमें से एक हमारी और साथी थी, उसने जाके संस्था में सबको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात। अब सब लोग ध्यान देने लगे। जब ध्यान दें तो हम लोग को टेंशन भी होता था कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। तो दीदी भी चक्कर में कि है क्या आखिर, और दीदी को ये विश्वास था कि महेश्वरी अगर ऐसा करेगी तो मेरे को बता जरूर देगी। अब उसी समय ये गुजरात के दंगे हुए थे तो उसमें हमारी टीम काम करती थी गुजरात में। तो पुनीत दीदी के साथ जब गए तो दीदी ने ट्रेन में इनसे पूछा कि पुनीत कोई बात है, तो इन्होंने टाल दिया उस चीज़ को, नहीं बताए। लौट के आके हमको बताई, दीदी ने हमसे पूछा तो हमने बताया नहीं। हमने कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया, हमसे सारी दुनिया पूछ रही, मैं झूठ बोल रही, लेकिन अगर माधवी दी ने मेरे से पूछा तो मैं माधवी दी से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। आपने बोल दिया लेकिन मैं तो बता दूँगी। तो टेंशन में भी काफ़ी थे कि फिर नौकरी और ये वो एक साथ हम लोग रह नहीं पाएंगे, अभी शुरुआत है, अभी से दूर हो जाएंगे। तो हमने कहा कुछ भी हो लेकिन मैं माधवी दी से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। उसी बीच मुझसे माधवी दी ने एक दिन शाम को पूछा, अलग ले जाके, ऑफिस का एक अलग रूम था। जब सब लोग चले गए तो मैंने दीदी को हकीकत बता दी, हाँ दीदी मैं प्यार करती हूँ। उमा दीदी ने मेरे से अकेले में बात किया, माधवी दीदी ने कहा, मैंने दोनों लोगों को स्पष्ट बता दिया कि हाँ मैं पद यात्रा में थी, तब से मेरे को प्यार। अच्छा, पहला इजहार किसने किया था? पुनीत भैया ने किया था या आपने किया? अच्छा अंदर से मैं चाहे तो रही थी लेकिन अगुवाई नहीं कर पा रही थी। अच्छा। और जब पुनीत ने अगुवाई की तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पुनीत भैया चलो, ने क्या कहा था, कुछ बता सकते हैं कैसे प्लीज थोड़ा सा? हम दोनों लोग सो रहे थे तो जमीन में सबके बिस्तर लगते थे, सब लोग एक साथ ही सोते थे। तो मैं और पुनीत और एक और अपने यहाँ से कोई गया था, तो धोकिया, पूनम, सब ऐसी लाइन से बैठे थे। तो रात में हम लोग नहा धो के, जब यात्रा खत्म होती है तो नहाने धोने के बाद खाना खाने जाते थे। जब हम खाना खाने गए तो हमारे उससे भूख नहीं थी, तो होटल में हमने एक रोटी खाई। तो पुनीत ने अपना के कहा कि देख रही हो ना शक्ल, अब मैं इतनी मोटी होगी, तब मैं दुबली पतली थी, कि इसी में ये एक एक रोटी खाती ना, इसी में तो ये हालत है शरीर की। मुझे और अच्छा लगा कि यार तो मेरी एक रोटी भी खाई हुई इन्होंने देखी। तो मैं आई तो अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं। जब मैं लेटी तो पुनीत ने मेरा चद्दर धीरे से ऐसे किया तो मैं और पास हो गई कि अच्छा मुझे मौका ही मिल गया। मैं तो यही चाहती थी। फिर वहीं से बस शुरुआत हुई मेरे प्यार की। फिर मैंने माधवी दी को जब बताया तो मुझे दोनों ने कहा कि ठीक है, अगर ये सब है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन संस्था के रूल आपको पता है कि संस्था में दो लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। पुनीत भैया आप कुछ पल बताएंगे इनके साथ बिताया हुआ? नहीं, यही पल है जो शायद मेरे लिए तो और भी बहुत चीज़ें थी। जब इसके बाद का जो स्टेप शुरू हुआ था कि संस्था छोड़ना है, संस्था छोड़ने का जब निर्णय लिया तो मैंने चित्रकूट बनांगना से लखनऊ शिफ्ट होने की सोची। और लखनऊ आने के बाद मेरा अपना बैकग्राउंड जो था कि मैं आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी नहीं थी, घर से कोई उस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला था। मैं लखनऊ आ गया,
लखनऊ आने के बाद माधवी जी ने मुझे सपोर्ट किया, बनाना कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, मगर मेरे रहने खाने और जो मेरी अपनी दैनिक ज़रूरतें थी वो सारी ज़रूरतें मैसरी पूरी करती थी, जबकि मैसरी की उस समय तनख्वाह भी लगभग 3000 के आसपास थी कुछ। तो मैसरी अपने खर्चे के साथ साथ उन सारी चीज़ों को, और एक नहीं लगभग ये 2 साल 2.5 साल तक मैसरी ने कंटिन्यू किया जब तक मुझे जॉब नहीं मिला। फिर मुझे 4000 की नौकरी मिली। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को नज़दीक लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती थी कि लोगों में जो अपने थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, और एक बाहरी व्यक्ति जिसके साथ मेरी अभी साथ की शुरुआत हुई है, मुलाकात हुई है, वो मुझे इतना मानने लगा, समझने लगा है, और वो हर उस पल को समझ रहा है जिस जगह पे मुझे ज़रूरत है, उस ज़रूरत पे मेरे साथ एक साथी बन के खड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं मुझे और मजबूर करती गई कि नहीं, यही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी ज़िंदगी में एक सच्चे दोस्त के रूप में, सच्चे लाइफ पार्टनर के रूप में आगे खड़ा हो सकता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें जुड़ती गई और हम एक दूसरे के और नज़दीक आते गए। धीरे धीरे हमारा ये सब। आप लोग का प्यार कितना पुराना है? काफ़ी कितने साल? लगभग 9 साल हो गए। 9 साल? 9 साल हो गया है। तो आप अच्छा एक बात और बताइए, लव मैरिज में बिलीव करते हैं या अरेंज मैरिज में? जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, लव मैरिज भी बुरी नहीं है, अरेंज मैरिज भी बुरी नहीं है। लव मैरिज आप करने से पहले आपको ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों ने 9 साल के बाद इस निर्णय पे हम लोग पहुँचे हैं, जब एक दूसरे के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब, इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम